Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is 44th Constitutional Amendment Act. So the simplest way to remember these two important amendments, first is your 42nd एंड अदर वन इज़ योर 44th अमेंडमेंट, है ना. सो द सिंपलेस्ट वे जो मैं आज तक आपको बताते आ रहा हूँ, इसी वीडियो सीरीज़ में काफ़ी बार बता चुका हूँ. सबसे पहले आपको ये समझना है कि 1975 कौन सा टाइम था एमरजेंसी का. एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का टाइम था, ठीक है, अगर आपको पता होगा, है ना. यहाँ पे बैकग्राउंड आपको पता होगा कि कैसे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनका जो 1971 का इलेक्शन था उसको कैसे यहाँ पे इनवैलिडेट कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एज पर पिटीशन ऑफ द, मतलब उनके जो ओपोनेंट थे रायबरेली सीट से राज नरेंद्र सिंह, आपको पता भी होगा ये केस सारा, है ना. तो उस बेसिस पे क्या हुआ था कि अच्छा पॉइंट क्या था इनवैलिडेशन का कि एज पर आरपीए 1951 इलेक्शन लड़ने के लिए जो आपका एक तरीका होता है उसमें ये माना जाता है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या है कि इन पे मतलब ऐसे केस किया गया था कि इन्होंने अपना मतलब जो भी इनकी अथॉरिटी थी उस टाइम पे उसका यूज़ करके यहाँ पे काफ़ी सारे गेजेटेड ऑफिसर या पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया था अपने कैंपेनिंग में, है ना. तो अगर मैं बात करूँ तो इस पब्लिक रिसोर्स के यूज़ की वजह से इनका इलेक्शन जो है वो मतलब इस पिटीशन पे इनवैलिडेट कर दिया गया था और इनको जो ऑफिस से मतलब वाइड कर दिया गया था. उस बेसिस पे फिर क्या हुआ, फिर आपका सबसे पहले आता है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसने क्या किया था, देखो ये आया था 1975 में ही. इसने सबसे पहले क्या किया, सबसे बड़ा मेजर जो इसमें चेंज था जिसने किया, दैट इज़ यहाँ पे जो पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, इन सब के जो भी इलेक्शन प्रोसीजर होते हैं उनको आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू रखा गया, ठीक है. ऐसा लॉ पास किया गया बाय द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना. तो ये आपको समझ आना चाहिए. इससे क्या हुआ, इससे इम्यूनिटी हो गई कि जो भी मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, और अगर मैं बात करूं तो उससे क्या हुआ आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सारे केसेस हुए, मतलब सारा बैकग्राउंड आपको समझ आना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया तो फिर वो पीएम की तरह मतलब आगे फर्दर ऑफिस होल्ड करा इंदिरा गांधी ने, है ना. यहाँ से फिर क्या हुआ, उसी जो आपको पता होगा जेपी नारायण एंड ऑल जो जनता पार्टी है ना, ये सारा जो इस टाइम पे मूवमेंट चला था अपोज कर रहे थे जो आपका, तो उस मूवमेंट की वजह से क्या था, मतलब जो भी ये मतलब एक तरह से कि कैसे पीएम क्या ऑफिस होल्ड कर सकते हैं अगर उनको वाइड कर दिया गया है. तो उस प्रोटेस्ट एंड ऑल के अगेंस्ट क्या हुआ फिर, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन. आपको पता होगा इमरजेंसी जब प्रोक्लेम हुई तो उसी टाइम पे आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया. अब याद रखने का तरीका सबसे सिंपल है, देखो दो अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखने, एक तो ये भी याद रखना अगर याद रहे तो, है ना. 42nd और 44, देखो 426 तो 1976, 448 तो 1978, है ना. ईयर आपको समझ आया. अब देखो ये इमरजेंसी के टाइम का एक्ट है तो ये क्या करेगा, ये सरकार ने पास किया होगा इमरजेंसी को सपोर्ट करने के लिए, तो इसीलिए इसको बैड अमेंडमेंट की तरह ट्रीट करो. ये इमरजेंसी ख़त्म करने के टाइम का एक्ट है, ख़त्म करने के बाद का, है ना. तो ये क्या होगा फिर, गुड अमेंडमेंट होगी. बस इतना याद रह गया. तो बस इसमें वो सारे पॉइंट्स डाल दो अगर कभी पूछे, जो एक तरह से क्या कर रहे हो, मतलब सुप्रीमेसी बढ़ा रहे हो एग्जीक्यूटिव की. यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स डाल दो जो एक तरह से सारा डेमोक्रेसी को नॉर्मल कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा लोकसभा का टेन्योर बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, है ना. और फिर आपका अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका सारी डीपीएसपी जो थी उनको फंडामेंटल राइट से ज़्यादा बना दिया गया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, है ना. फिर इसको आपका रिवर्ट बैक किया था आपका जो मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का, बट वो सब आपको याद रखने की नीड नहीं है. तो यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि बैड अमेंडमेंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. 44th था जिसने फिर सारी चीज़ें रिवर्ट बैक की ताकि जो डेमोक्रेसी का सेटअप होता है वो, है ना. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद रेफरेंस टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट प्लेस्ड द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. देखो बात तो ठीक ही लग रही है लेकिन ये क्योंकि इमरजेंसी के बाद की बात है तो हालांकि ये मतलब देखो 44 था गुड अमेंडमेंट वैसे भी, ठीक है. 42nd में भी लिखा होता तो भी अगर आपको डाउट होता तो आपको याद रखना है कि 42nd इमरजेंसी के टाइम पे था, मतलब ये था 39th, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है. और इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कर्टेल ड्यूरिंग द इमरजेंसी. तो मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को जो रोका गया था इमरजेंसी में, बोला गया था कि पीएम इन सब के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, उसको वापस रिस्टोर किया गया.
तो 44th आपको मैंने अभी बताया, मतलब 448 1978 गुड अमेंडमेंट। गुड अमेंडमेंट मतलब कि सपोर्ट करेगा डेमोक्रेसी को। तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। इमरजेंसी को ख़त्म करने के बाद कि जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है ना, ये समझ आता है। तो 2 ओनली, ये सही लग रहा है, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 99th। अब ये तो सबको ही पता होना चाहिए, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सबसे फेमस एनजैक। क्या है ये एनजैक? आपका क्या था ये? 4 जजेस केस भी बोलते हैं इसको, ये आपको पता होगा। फर्स्ट जज केस, जहाँ पे आपका देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे जजेस केस आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट केस में क्या था, यहाँ पे ना इस पे हम बात बाद में करेंगे। फर्स्ट केस में आपको पता भी होगा कि कंसल्टेशन जो है सीजीआई के साथ जो करना होता था प्रेसिडेंट को, वो मतलब एक तरह से क्या है आपका अपॉइंटमेंट के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो वो कंकरेंस नहीं था कि सीजीआई की बात माने ना माने प्रेसिडेंट। तो यहाँ से ना प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग, मतलब एग्जीक्यूटिव को स्ट्रॉन्ग, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकंड जज केस में क्या किया गया कि सीजीआई की जो भी कंसल्टेशन होगी उसको कंकरेंस मानना पड़ेगा, और प्लस कोलिजियम सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ सेकंड जजेस केस से, कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम बाद में क्या हुआ, देखो पहले था सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीजेआई प्लस 2 जजेस, यहाँ से जो एस्टेब्लिश हुआ था। फिर थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, कोलिजियम को एक्सपेंड करा गया, सीजेआई प्लस 4 जजेस, है ना, सीनियर मोस्ट जो भी होते हैं ना। फोर्थ जजेस केस क्या था, एनजैक स्ट्रक डाउन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो सरकार ने बिल लाया था उसमें क्या था कि आप जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट करोगे वो कोलिजियम से ना करके एक मतलब जो अपॉइंटमेंट कमीशन होगा उस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर, तो उसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया? बिकॉज ये बोला गया कि इट अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना। तो द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनजैक। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट यूपीएससी ने डायरेक्ट नहीं पूछा कि द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द बिल रिकमेंडिंग एनजैक, तो थोड़ा ना इसको घुमा के पूछा है 99, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 100 फर्स्ट आपको पता होगा, 100 पता होगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो बताना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में 100 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है ना। एंड इसको स्ट्राइक डाउन क्यों करा? बिकॉज इट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, है ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड। पोल्ड मतलब कि मान लो 100 लोगों ने पोलिंग हुई है, मतलब अज्यूम करो कि मान लो एक सीट पे 100 लोगों ने वोट करा है टोटल, है ना, पोलिंग हुई है, तो विन द लोकसभा इलेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50% से ज़्यादा, मतलब कि हाफ, मतलब कि 100 का आधा, 50 से ज़्यादा उसको वोट पड़ेंगे तभी वो जीतेगा। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है इंडिया में। इंडिया में सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जिसको ज़्यादा वोट पड़े, भले ही 50% से ज़्यादा ना हो। इसीलिए ये भी क्वेश्चन उठता है ना कई बार कि विनिंग कैंडिडेट जरूरी ना हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि विनिंग कैंडिडेट जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का या कहीं भी इलेक्ट जो होता है, ज़रूरी नहीं हो कि वो मेजॉरिटी की पसंद हो। क्यों? देखो ध्यान से, मान लो एक जगह पे 4 कैंडिडेट उठते हैं इलेक्शन में, 100 टोटल वोटिंग होती है, 100 में से 20 इसको पढ़ते हैं मान लो, या 30 इसको पढ़ते हैं, 20 इसको पढ़ते हैं, और आपका 19 इसको पढ़ते हैं, है ना, और कितना हुआ 69, 31 इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो विनिंग कैंडिडेट कौन हुआ? ये हुआ डी। लेकिन क्या ये जो 100 लोगों ने वोटिंग करी है, क्या ये मतलब मेजॉरिटी लोगों की पसंद है? मेजॉरिटी क्या होगा, 50 से ज़्यादा, कि मतलब भीड़ में ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो माइनॉरिटी लोगों की पसंद है। अगर पॉपुलेशन के या पोलिंग के हिसाब से देखें, 100 लोगों ने वोट करा तो ये तो सिर्फ 31 लोगों को पसंद था, लेकिन फिर भी यही जीता। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिले, डजेंट मैटर कि वो मेजोरिटी की पसंद है या नहीं, है ना। तो इस पे आपको पता होना चाहिए सिंपल सी चीज़। तो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50%, बिल्कुल गलत। 50% जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबसे ज़्यादा वोट हो वही जीतता है ना। तो इंडिया फॉलोज द, बिल्कुल सही है ना, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, तो 2 ओनली। नेक्स्ट इज स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर, है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें प्री में आ चुका है, पहले ही बता देता हूँ। इसमें प्री में क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Lok Sabha, the speaker's post goes to the majority party and the deputy speaker is from the opposition। यहाँ पे ना स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी, मतलब कि जो पावर में है, और आपका अगर मैं बात करूँ डेप्टी स्पीकर जो पोस्ट होती है दैट गोज टू ऑपोजिशन। ये तो पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन गलत कहाँ है? यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है, पॉलिटी में जब भी लिखा हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा होना चाहिए ये चीज़, लेकिन गलत। ये कन्वेंशनल प्रोसेस है, ये फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर बनाया हुआ है, मतलब
आप ऐसा सोचो ना कि ये टाइम बाय टाइम जब से चीज़ें चली है तब से इस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, ये कोई लिखा नहीं है कहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, बट इसको फॉलो करते हैं। इट इज़ अ कन्वेंशन, है ना, इट इज़ अ कन्वेंशन, मतलब कि इसको बाय हैबिट रखा गया है। क्या ये समझ आता है? तो विद रेफरेंस टू द ऑफिसेज ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे आप फिर भी येस कर सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तो ये रॉन्ग है, लेकिन अगर विदाउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टेटमेंट होगा तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कन्वेंशन में यही होता है। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, द स्पीकर इज जनरली फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी, बिल्कुल सही, जनरली लिखा है, ठीक है, ऑलवेज नहीं। डेप्टी स्पीकर मस्ट मैंडेटरी, मस्ट देखो गलत, मस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ब्रेक हो सकता है, तो वन ओनली सही है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको आप नेसेसरी नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, एबीसी रूल्स 2023, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी। अगर आपको पता होगा तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है, दैट हैज़ इशूड दीज रूल्स, किसके अंडर आते हैं ये? देखो रूल्स आएंगे तो रूल्स के, देखो रूल्स बनाता है एग्जीक्यूटिव, तो रूल्स जो बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं किसी एक्ट के अंडर। आप सिंपली रूल्स ऐसे नहीं बोल सकते, कल को मैंने मोटर व्हीकल रूल्स बना दिए कुछ नए, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट होना चाहिए। देखो एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, फिर इस रूल जो बनते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो इंप्लीमेंट होते हैं ना। पार्लियामेंट बार बार रूल्स नहीं बनाती, क्या ये समझ आता है? एक्ट के अंडर रूल्स बनते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960, इसके अंडर ये रूल्स हैं। पहले थे ये एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स, मुझे लगता है 2001 में इसको चेंज किया गया एबीसी रूल्स 2023। इससे क्या हुआ, पहले ये सिर्फ स्ट्रे डॉग के साथ डील करते थे, अब ये सबके साथ डील करते हैं, जो भी स्ट्रे एनिमल्स हो जिस भी तरह के, है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल इम्यूनिटी, अगर मैं बात करूं कि उनका वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन, इस सब पे फोकस करा जाता है। और ये सब काम किसका है, ये तो आपको पता ही होगा, ये वैक्सीनेशन या इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना काम होता है लोकल बॉडीज़ का, जो लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर लोकल सेल्फ गवर्नेंस, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, पंचायत, है ना, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका काम होता है इन रूल को इम्प्लीमेंट करना, स्टेरिलाइजेशन करना, है ना, या ये सारी चीज़ें, है ना। तो द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैव बीन इशूड अंडर पीसीए आपका 1960, है ना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज रूल्स या दीज प्रोग्राम लाइज विद लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज या लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लेवल पे पंचायत होती है, लोकल लेवल पे देखो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अगर मैं अर्बन लेवल पे बात करूँ, रूरल लेवल पे बात करूँ, यहाँ पे पंचायत होती है, यहाँ पे आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है ना, ये आपको पता ही होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो है 73rd 74th अमेंडमेंट से आपको पता होगा आए, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की पावर, यहाँ पे ना शेड्यूल होते हैं कुछ, कि ये किस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं और ये किस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो पावर होती है कि अथॉरिटी जिन जिन सब्जेक्ट्स, तो वो सब्जेक्ट किस शेड्यूल में मेंशन्ड है, और आपका लोकल वाले मतलब जो रूरल है वो किस शेड्यूल में मेंशन्ड है कि इस सब्जेक्ट पे पंचायत की पावर है टू लेजिस्लेट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, टू लॉ मेक है ऐसा कुछ, है ना, जिस पे अथॉरिटी हो। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता हो, है ना। रेबीज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, रेबीज़ अब सबको ही पता है रेबीज़ के बारे में, ये तो कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो खास जिसमें कोई बड़ी बात हो। रेबीज़ क्या होता है, देखो वैक्सीन से प्रिवेंट होता है, अगर वैक्सीनेशन हो तो रेबीज़ से बच सकते हैं, है ना, अगर अर्ली वैक्सीनेशन हो तो रेबीज़ से बच सकते हैं, है ना। एंड इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़, जूनोटिक क्या होता है मैं काफ़ी बार बता चुका, जूनोटिक वो डिजीज़ होती है जो एनिमल से ह्यूमन में आ सकती है, जैसे आपका कोविड भी था, है ना, बैट से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, मतलब कि वायरस कॉज करता है, वायरस के द्वारा होती है, बैक्टीरियल होता है तो कुछ और होता है। वायरस का नाम क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ आरएनए वायरस, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिट होता है बाय द बाइटिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, जो कि डॉग हो सकता है, बैट हो सकता है, कैट हो सकता है, क्या ये समझ आता है? ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से, या इवन मंकी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि जो रेबिड आपका एनिमल होगा, वो जैसे ही बाइट करेगा तो उसके सलाइवा में ये वायरस होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है जहाँ पे भी वो घाव होगा, वुंड होगा, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाता है, वो रेबीज़ वायरस फिर अंदर आ जाता है बॉडी में। और इसमें क्या होता है, अगर एक बार ये सिम्टम्स, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है और अगर ये सिम्टम्स अगर एक बार ऑनसेट हो जाए इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, तो मतलब इसमें फिर 100% मोर्टेलिटी रेट होता है। ये अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
देखो नर्वस सिस्टम के भी टाइप आपको पता होंगे, सेंट्रल होता है, एक पेरिफेरल होता है। सेंट्रल मतलब कि जो बिल्कुल मेन है, ब्रेन से लेके स्पाइन से थ्रू, है ना। पेरिफेरल मतलब कि जो बाकी बॉडी में अटैच होती है, नर्व्स, है ना। पेरिफेरल मतलब कैसा हुआ कि जो आपका फर्दर कनेक्शन देती है, ये मेन है। अब यहाँ पे ना देखो, आपने सुना होगा कि फोबिया हो जाता है हवा से, पानी से, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रेबीज़ के बारे में। तो रेबीज़ इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ वायरल जोनोटिक डिजीज अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। उसी वजह से फोबिया वगैरह भी हो जाता है। नेक्स्ट इज रेबीज वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स डिपॉजिटिंग द सलेवा ऑन द, मतलब जो आपका घाव होता है उस पर, है ना। नेक्स्ट इज निपा वायरस, ये भी आपको पता होना चाहिए, फेमस है तो पता होना चाहिए। निपा वायरस भी आपका एक आरएनए वायरस होता है, जैसे आपका रेबीज़ का जो वायरस होता है उसी की तरह एक आरएनए वायरस, है ना। इट कॉजेज निपा इन्फेक्शन, एनआईवी, है ना, निपा इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो जूनोटिक डिजीज़, इट इज़ ऑल्सो वायरल डिजीज़, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होस्ट कौन कौन होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, तो चमगादड़ हो सकते हैं, फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ट्रांसमिट कौन करता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, ये तो बाइट से हुआ, है ना, कि आपका जो ये फ्रूट बैट है, ट्रांसमिट डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हों, जिनको ऑलरेडी हो, जैसे पिग्स हो गया, है ना, स्पेशली। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ये आपका कंटामिनेटेड फूड से भी हो सकता है, अगर फूड में हो ये वायरस वगैरह, है ना। या फिर इन्फेक्टेड, जिसको ऑलरेडी ये निपा इन्फेक्शन हो चुका है, उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आपको रेबीज़ के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, ये सब चीज़ें हैं ना, पानी हवा से डर। यहाँ पे क्या सिम्टम्स होते हैं, यहाँ पे मेनली इस इन्फेक्शन से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ में सीजर्स, सीजर्स है ना। और साथ में एक चीज़ और होती है, दैट इज़ एनसेफेलाइटिस, है ना। अब आपको पता होगा अगर आपने बायो पढ़ी होगी, सिफेल, सिफेल इज रिलेटेड टू, जो आपका मैं बात करूं कि हेड या मान लो ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है सिफेलिक, है ना। तो एनसेफेलिटिस मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन की, क्या ही समझ आता है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन इसको बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, एनसेफेलिटिस हो सकता है, जिसका मतलब कि ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है। सिफेल, सिफेल जो टर्म होता है सिफेलिक, सिफेलिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, ये आपको पता होना चाहिए ना, बायो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी जो है, देखो वहाँ पे तो फुल मोर्टेलिटी है, अगर मान लो सिम्टम्स आ गए तो मरना निश्चित है, मतलब रेबीज़ में। यहाँ पे भी बहुत हाई है, 40% से 70% केसेस में आपका डेथ, अगर एक बार सिम्टम्स आ जाए तो फिर आपका डेथ निश्चित है ना, अगर आपकी वैक्सीनेशन ना हो, मतलब अर्ली जो प्रिवेंटेबल। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, अब इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता होना चाहिए, इसको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जिस दिन वायरस आपके सिस्टम में घुसा बॉडी में, और जिस दिन आपके सिम्टम शो होना शुरू हुए, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि जब जितने टाइम के बाद वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू किया, तो ये जनरली होता है आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 नहीं, सॉरी, 4 से 14 दिन के बीच का, इतने टाइम में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और अभी के टाइम पे क्या इसकी कोई वैक्सीन है, बिल्कुल नहीं, नो वैक्सीन एंड नो ट्रीटमेंट। लेकिन रेबीज़ की है, क्या ये समझ आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एज ऑफ नाउ, मतलब फ्यूचर का नहीं पता, बट अभी के लिए। तो निपा वायरस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय एन आरएनए वायरस, फ्रूट बैट्स, हाँ बिल्कुल सही। अब वैक्सीन इज करेंटली अवेलेबल, बिल्कुल गलत है ना। तो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 to 14 डेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फेमस हिस्टोरिकल मूवमेंट, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी, है ना, महात्मा गांधी इन इंडिया, एंड इट इज कंसिडर्ड अ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रिवोल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हुआ क्या था चंपारण में, देखो आपको पता होगा, अगर मैं जैसे टेक्सटाइल्स में कलरिंग सब्सटेंसेस की बात करूं, तो पहले इंडिगो यूज़ होता था, नील, है ना। तो नील की खेती करवाते थे बिहार में, यहाँ पे पीजेंट से। अब यहाँ पे एक सिस्टम था, दैट इज तिन काठिया सिस्टम, मतलब तिन काठिया सिस्टम। अब कठिया क्या होता था, या अगर मैं बात करूँ काठिया मतलब जो भी, तो काठिया मतलब उस टाइम पे एक मेजरिंग स्टिक होती थी, काठी लकड़ी, है ना, मेजरिंग स्टिक होती थी, जो आपका खेत की, मतलब अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू पर्पज से मेजर करने के लिए यूज़ होता था। तीन काठिया मतलब कि 3 काठी आउट ऑफ 20, है ना, 3 आउट ऑफ 20, मतलब जो आपका पोर्शन, अगर मैं बात करूँ, इतना फ्रैक्शन ऑफ द लैंड जो होता था, दैट शुड बी, मतलब अगर मैं बात करूँ पर बीघा के हिसाब से, या पूरा याद रख लो कि इस 3 काठिया सिस्टम में क्या होता था, आपको पता होना चाहिए। 3 काठिया सिस्टम में होता था कि जो
आपका जो रियोत होता था, रियोत किसको बोलते हैं? अब देखो ये ना काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होगी। पहले हम तीन काठिया सिस्टम समझते हैं, फिर मैं रियोत समझाता हूँ ना। तीन काठिया में क्या बोला मैंने, इसमें क्या होता था कि ऑब्लिगेशन होता था, जो अगर मैं अभी टर्म यूज़ करूँ रियोत की जगह पीजेंट, टू कल्टिवेट 3 कठास पर बीघा, है ना, आउट ऑफ 20। तो 3 आउट ऑफ 20 जो कठास होते थे वो आपको क्या करना पड़ता था, मतलब इतना पोर्शन ऑफ हिज लैंड, 3 आउट ऑफ 20 पोर्शन ऑफ हिज लैंड, बीघा के हिसाब से करूँ चाहे पूरी लैंड के हिसाब से करूँ, बात तो सेम ही होगी, उस पे उसको इंडिगो कंपल्सरी कल्टीवेट करना पड़ता था। दैट वाज द इशू कि कंपल्सरी था, है ना, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि इफ एंड बट, कंपल्सरी था। इंडिगो से क्या होता था, मेजर इश्यूज थे कि लैंड इंडिगो जहाँ पे हो वहाँ पे फिर बाकी फसलों को दिक्कत होती है। दूसरी बात क्या क्या था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, बिकॉज कंपल्सरी था तो वहाँ पे फ़ायदा उनको नहीं होता था। और बाद में क्या हुआ, इस टाइम के अराउंड क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी सारे केमिकल जो अल्टरनेटिव आए कलरिंग के लिए टेक्सटाइल में, उस वजह से इसका प्राइस भी कम हुआ। तो उससे क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हुआ। क्या ये समझ आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक राजकुमार शुक्ला एक फेमस यहाँ पे एग्रेरियन थे, कृषि से रिलेटेड, है ना। उन्होंने महात्मा गांधी को मतलब मनाया कि आप आओ, चंपारण आओ, और जो भी यहाँ पे ऑप्रेस्ड पीजेंट्स हैं उनके लिए आप क्या करो, एक तरह से कुछ स्टेप लो। तो गांधी जी फर्स्ट आए, और फर्स्ट वो अराइव जहाँ से मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुजफ्फरपुर आए, और वहाँ से उन्होंने अपना स्टैंड शुरू किया, जो भी था, है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरी बात, अब बात करते हैं रियोत क्या होता है। इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा 3 सिस्टम, दैट इज जमींदारी, महलवारी एंड रियोतवाड़ी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तीनों का ही आपको पता होगा। ज़मींदारी सिस्टम कहाँ से आया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, किसने लाया था, कॉर्नवालिस, 1793। इसमें क्या था कि पहले क्या होता था कि रेवेन्यू में क्या होता था कि जैसे आपका कुछ शेयर जमीन जो मतलब जमींदार नहीं, सॉरी, जो भी इकट्ठा करने वाले होते थे, कलेक्शन किसी गांव की किसी को दी होती थी, तो वो क्या करेंगे, पीजेंट से कलेक्ट करके, फिर पहले ना फिक्स नहीं होता था, तो शेयर के हिसाब से, अब कई बार ज़्यादा आए कई बार कम आए वो, तो यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दी, परमानेंट सेटलमेंट होगी कि आप ज़मीन के मालिक हो, आपने बस हमें मंथली या किसी पीरियडिकल बेसिस पे इतना अमाउंट रेगुलरली पे करना है। उससे क्या हुआ कि ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ। अगर मान लो भले ही एक, मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, भले ही एक बार में 10,000 की कमाई हो, एक बार में 1 लाख की कमाई हो, अब इन्होंने तो फिक्स कर रखा है कि इतना ही पे करेंगे, मान लो 2,000 रुपये, है ना, तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर ज़्यादा, तो इस वजह से क्या हुआ, ज़मींदार और ज़्यादा लालची हो गए, उन्होंने और ज़्यादा पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, ताकि जो भी बचेगा वो उनका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये हिस्ट्री की बात है। दूसरा था महलवारी, महल मतलब कि पूरा गाँव, एक पूरे विलेज से, मतलब आपका कलेक्शन जो रेवेन्यू होता था पूरे विलेज एक साथ देता था, ऐसा नहीं कि अलग अलग घर से, पूरा विलेज का रेवेन्यू फिक्स था कि पूरा विलेज अपना इतना रेवेन्यू देगा, उसको बोलते थे महलवारी। रियोतवारी में क्या था, रियोत इंडिपेंडेंट रियोत, रियोत बोलते थे पीजेंट को, इंडिविजुअल फार्मर जो होते थे, पीजेंट जो जमीन पे काम करते थे किसी लैंडलॉर्ड की या जमींदार की, उस इंडिविजुअल पीजेंट जो होता था लैंड होल्डर की, उससे जब आप इंडिविजुअली टैक्स कलेक्ट करोगे उसको बोलते थे रियोतवारी। अब आपको पता होना चाहिए कि महलवारी सिस्टम किसने लाया, होल्ट मैकेंजी, है ना। रियोतवारी किसने लाया था, अगर आपको पता होगा, मतलब थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज टिनकाठिया सिस्टम इन चंपारण रिक्वायर्ड पीजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 3 out of 20 पोर्शन ऑफ द लैंड होल्डिंग, है ना। नेक्स्ट इज हु परस्यूएडेड महात्मा गांधी टू टेक अप द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स, राजकुमार शुक्ला, है ना। ऐसे क्वेश्चन ना, देखो इतने जो काफ़ी क्वेश्चन में ऐसे फालतू भी डालता हूँ जो ज़्यादा इफेक्चुअल होते हैं, जैसे राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, बट इट्स फॉर स्टेट पीएससी। बहुत कम चांसेस है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे, बट बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि स्टेट पीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी फर्स्ट अराइव्ड, ऐसे क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है स्टेट पीएससी में, बीपीएससी में शायद, मुजफ्फरपुर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इन्होंने चंपारण का अपना वर्क शुरू किया था, जो भी रिवोल्ट था। नेक्स्ट इज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेनकाकू, या इसी को बोलते हैं दियाओ आइलैंड, है ना, सेम नाम है, या तो सेनकाकू आइलैंड या तो दियाओ। ये एक आइलैंड का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप को बोलते हैं सेनकाकू आइलैंड्स या दियाओ आइलैंड्स, इन द ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो डिस्प्यूटेड हैं, जिनके ऊपर काफ़ी कंट्रीज क्लेम करती है, 3 कंट्रीज, चाइना, जापान एंड ताइवान, है ना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो द सेनकाकू दियाओ आइलैंड्स डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स द चाइना, जापान एंड ताइवान इन द ईस्ट चाइना सी, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट,
comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I hope you are liking this format of mine. So I will just advise you to keep practicing, keep learning, keep revising, है ना. It will just get better with time. आपकी जो concepts को लेके understanding है, जो भी आपका revision है, वो सारी चीज़ें है ना. So I will see you all in the next lecture. Thank you once again.